पहली क्लास मैंने आपको ख़त्म की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1899 तक मैंने पढ़ा चुके हैं पहले पार्ट में। अब दूसरे पार्ट में हम 1900 से शुरू कर रहे हैं। 1900 से लेकर के 1923 तक की चर्चा हम करेंगे। आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में, उसके प्रमुख घटनाक्रम के बारे में, उनके स्थान के बारे में और उनके अध्यक्ष के बारे में। यह बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे हर साल आपको नौ पब्लिक सर्विस कमीशन एवं आपको यूपीएससी में प्रश्न आते ही हैं। बस इसको आपको ध्यान से आत्मसात करना पड़ेगा, हृदयंगम करना पड़ेगा। चलिए, 1900 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था जिसके एनजी चंद्रावरकर थे। आपको एनजी चंद्रावरकर थे, एनसी नहीं, एनजी चंद्रावरकर थे। और वहाँ पर महत्वपूर्ण विवरण यह है कि औद्योगिक प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। औद्योगिक प्रदर्शनी की शुरुआत यह प्रथम बार हुई थी। और एनजी चंद्रावरकर जो थे समाजसेवी थे ही, साथ साथ में वह आपको प्रथम विश्वविद्यालय के कुलपति होने का गर्व प्राप्त था और गौरव प्राप्त था। इसके अलावे वह आपको न्यायाधीश थे। तो रानडे के अलावे आपको यह खुद न्यायाधीश के रूप में रहे और इन्होंने आपको कई ऐसी समाज से संबंधित कार्य किए, धार्मिक सुधार से संबंधित कार्य किए, विशेष करके प्रार्थना समाज जिससे रानडे भी जुड़े हुए थे और ये भी जुड़े हुए थे। तो प्रार्थना समाज में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से आपको अधिकारी होते हुए भी इतना समय निकालना बहुत बड़ी बात थी। उस समय 100 से अधिक संगठनों के यह अध्यक्ष महासचिव हुआ करते थे। तो यह काम के साथ समाज सेवा इनकी मुख्य पेशा थी। आपको बता दे रहे हैं दूसरा अधिवेशन जो 1901 में हुआ था बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कलकत्ता में हुआ था और दीनसा ई वाचा इसके अध्यक्ष थे। जो आपको मैंने कई बार चर्चा किया है कि आपको पारसी समुदाय के मुख्य रूप से फिरोज शाह मेहता, उनसे भी पहले दादा भाई नौरोजी और दीनसा ई वाचा का बहुत बड़ा कांग्रेस के प्रति, समाज सेवा के प्रति, शिक्षा के प्रति बहुत बड़ा कार्य किया गया है इन लोगों के द्वारा। और इसी सेशन में गांधी जी का प्रथम बार प्रवेश होता है। तो यह चीज एकदम याद रखिएगा, यह बराबर पूछे जाते हैं। गांधी जी कब कांग्रेस से जुड़े और किस सेशन में उपस्थित हुए? तो 1901 में, जहां पर आपको दीनसा वाचा अध्यक्ष थे और यह सेशन कलकत्ता का था जहां गांधी जी प्रथम बार प्रवेश किए, सदस्यता ग्रहण किए। मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता देना चाहता हूं कि यह 1895 में जो विदेश के लिए कमेटी का निर्धारण हुआ था जिसमें यहाँ पर कितना खर्च अंग्रेज लोगों के द्वारा किया जाता है और कितना आय यहाँ से लिया जाता है, इन सब का विस्तृत ब्यौरा दादा भाई नौरोजी के निर्देशन पर 1895 में एक शिष्टमंडल गया जिसके 3 सदस्य थे, जिसमें ये आपको दीनसा ई वाचा के अलावे, आपको मैं बता दे रहा हूँ, दीनसा ई वाचा के अलावे आपको गोपाल कृष्ण गोखले भी थे और इनके साथ आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुब्रमण्यम वगैरह भी गए हुए थे। तो एक्चुअली 3 नहीं कहिए, 4 कहिए। 2 मुख्य रूप से हुए, गोपाल कृष्ण गोखले और दीनसा ई वाचा। 2 सहायता के लिए गए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और सुब्रमण्यम। तो ये जा कर के भारत के जो पक्ष है
आर्थिक विश्लेषण है उसको बहुत बेहतर ढंग से प्रस्तुतिकरण किया कि आप हमारे देश से बहुत धन लेते हैं लेकिन उसके बनिस्पत हम लोगों पर खर्च नहीं करते हैं, और अगर आप खर्च करते हैं तो सेना पर मुख्य रूप से आप खर्च करते हैं। तो इसका बेहतर प्रस्तुतिकरण इनके द्वारा किया गया था। और यह जो है आपको कई मामलों में आपको राष्ट्रीय मामले हो चाहे सामाजिक मामले हो, उसमें इन्होंने बराबर खुल करके भाग लिया। आइए मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ 1902 में अहमदाबाद स्थान है जहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे विद्वान यहाँ पर अध्यक्ष होते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय आईसीएस थे। यह आपको मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ। द्वितीय आईसीएस, प्रथम आईसीएस रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई देवेंद्रनाथ टैगोर के बड़े बेटे एशियन टैगोर जो थे वही आपके प्रथम आईसीएस थे। सेकंड ये थे और आसाम में पोस्टेड हुए, लेकिन आपको इनके साथ रंगभेद की नीति अपनाकर इनका रिजिग्नेशन करवा लिया गया। ये आप कोशिश भी किए लेकिन उसमें हार गए, लास्ट में इन्होंने छोड़ दिया। इनके जब यह आईसीएस की परीक्षा देने गए उसमें उम्र में भी आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उम्र में भी कई तरह के लांछन लगाकर इनको प्रथम बार अपीयर नहीं होने दिया, लेकिन दूसरी बार अपीयर हुए और सेकंड भारत के सेकंड आईसीएस द्वितीय आईसीएस के रूप में जाने जाते हैं। और यह आपको मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्र गुरु भी कहा जाता है। अंग्रेजों के द्वारा सर की उपाधि दी गई थी और इनको अंग्रेज लोग सरेंडर नॉट बनर्जी भी पुकारा जाता था, उस नाम से भी पुकारा जाता था। इसलिए यह तीनों राष्ट्र गुरु सर और सरेंडर नॉट बनर्जी के रूप में जो ये इनका संबोधन किया जाता था, यह तीनों आपको विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उस समय की तत्कालीन जो स्थिति थी, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो स्थिति थी उसका समीचीन व्याख्या किया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। एक राष्ट्र का निर्माण पुस्तक भी उन्होंने लिखा था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मैं आ रहा 1903 में मद्रास का स्थान है और मद्रास सेशन में लाल मोहन घोष आपके अध्यक्ष होते हैं। उसमें लाल मोहन घोष के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि ब्रिटिश संसद हेतु चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे और यह बहुत जाने माने वकील थे। नेक्स्ट आपको आ रहा है 1904 में बम्बई सेशन है। सर हेनरी कॉटन, सर हेनरी कॉटन जो है आपको इनका जन्म जो है मद्रास में हुआ है और इनके पिताजी मद्रास में ही अधिकारी थे। और यह आपको बड़ी एक तरह से गर्व होगा, खुशी भी होगी कि यह 5 जनरेशन से यहाँ पर भारत के लिए अधिकारी वर्ग के रूप में चयनित होते रहे। यह भी खुद आईसीएस अधिकारी हुए और इनके 5 जनरेशन के लोग भारत की सेवा में ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ से काम करते रहे। और ये सबसे बड़ी बात है कि इनमें भारतीयता का रंग चढ़ गया था, भारतीयों के प्रति संवेदनशील भी थे। आपको मैं एक घटना बता रहा हूं कि जब 1904 में, आपको बता देता हूं कि 1904 में आपको सर हेनरी कॉटन आपको बम्बई में जब अध्यक्ष हुए तो आपको उस समय 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ कर्जन के द्वारा, तो कर्जन के प्रमुख आलोचक भी हुए और यह आपको आसाम के तरफ, आसाम जो क्षेत्र था वहाँ के या चीफ कमिश्नर भी रहे हैं।
तो उन्होंने वहाँ की जो वस्तुगत स्थिति है, जो वहाँ धरातल की जो स्थिति है, वह पूरी जानकारी इनके पास थी और उनका प्रतिवाद भी किए। और एक सम्मेलन उस समय 1905 में बंगाल विभाजन जो हुआ था, तो 10 जनवरी 1905 में बंगाल विभाजन के सवाल पर टाउन हॉल कलकत्ता में सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे। एक अंग्रेज होकर के दूसरे अंग्रेज ऑफिसर को आप विरोध करेंगे, यह बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण काम था और उस चुनौतीपूर्ण काम को इन्होंने सहजता से किया। यह एक बहुत बड़ी चीज है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर आपको अध्यक्ष होते हैं और यहाँ पर एक गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी जाती है। यह पहले ऐसी उपाधि है जो गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है, ये भी बराबर पूछी जाती है। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वह आपको गांधी जी के पॉलिटिकल आपके गुरु थे, राजनैतिक गुरु जिसको हम लोग कहते हैं वह थे। सी आर दास, देशबंधु सी आर दास जो थे वह आपको सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। तो यह दोनों आदमी की राजनीतिक गुरु को पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस पर चर्चा कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोखले और बाल गंगाधर तिलक एक साथ शिक्षण कार्य भी किए थे। तिलक जो है सो महाराष्ट्र में कई स्कूल खोले थे और उसमें एक शिक्षक के रूप में यह काम किए, लेकिन दोनों की विचारधारा अलग अलग थी। वह गर्म विचारधारा के थे, यह नरम विचारधारा के थे, यही दोनों में अंतर था। अब मैं आता हूं आपको 1906 का कलकत्ता सेशन, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी हुए और प्रथम बार स्वराज, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे। स्वराज जो शब्द है दादा भाई नौरोजी के द्वारा क्वाइंड किया गया है, उनके द्वारा दिया गया है और यह हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। हम 1907 की अब घटना के बारे में बतलाने जा रहे हैं। 1907 में सूरत अधिवेशन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्यों यहाँ के अध्यक्ष जो हुआ है, इस सेशन के अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष हुए थे। जो रास बिहारी घोष जो थे आपको इनकी अध्यक्षता में गरम दल और नरम दल दोनों आपस में भिड़ गए और दो भाग में हो गए और यह पहला अधिवेशन था जिसमें कोई निर्णय लिए बगैर यह आपका अधिवेशन खत्म हो गया। यह पूरे भारतीय इतिहास का यह पहला अधिवेशन था, कोई निर्णय लिए बिना अधिवेशन खत्म हो गया, क्योंकि गरम दल और नरम दल दोनों आदमी आपस में भिड़ गया और इसमें पहला विभाजन आपको यहाँ पर हुआ है। तो सूरत का पहला विभाजन जो है के रूप में, कांग्रेस का पहला विभाजन के रूप में जाना जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 1908 में आता है, मद्रास का सेशन है और फिर से डॉक्टर रास बिहारी घोष जो थे अध्यक्ष बनते हैं और कांग्रेस का नया संविधान बनता है और यह जो है केवल नरम पंथियों का ये आपका सम्मेलन था, क्योंकि गरमपंथी लोग निकल चुके थे, तो केवल नरम पंथियों का था। आपको बता देते हैं 3 व्यक्ति हैं जो लगातार 2 टर्म आपको कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं। एक डॉक्टर रास बिहारी घोष जो 1907 और 8 में हुए हैं। उसी तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हुए हैं आपको 1936 और 1936 और 1937 के अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं लगातार। और तीसरे व्यक्ति हैं आपको सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आपको 1938 के सेशन की अध्यक्षता की है। तो यह 3 व्यक्ति हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूरे इतिहास में लगातार 2 टर्म हुए हैं और यह 2 टर्म हुए हैं आज़ादी से
पहले के कांग्रेस के गठन में। वैसे आज़ादी के बाद तो कई आदमी हुए हैं, पंडित नेहरू भी हुए हैं, इंदिरा गांधी भी हुए हैं, सोनिया गांधी भी हैं, कई लोग हैं, लेकिन हम 1947 से पहले के 3 व्यक्ति जो हैं लगातार 2 टर्म हुए हैं, आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि 1947 के बाद तो कई व्यक्ति हुए हैं, पंडित नेहरू, आपको मिस्टर आपको इंदिरा गांधी है, मिसेज इंदिरा गांधी, और आपको राजीव गांधी, सोनिया गांधी, कई व्यक्ति हुए हैं जो 2 टर्म हुए हैं लगातार। मैं यहाँ पर आपको बतलाना चाहता हूँ, आपको 1909 लाहौर का 1909 लाहौर का अधिवेशन, जिसमें मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष होते हैं। यहाँ पर जो है पृथक निर्वाचन पद्धति का विरोध प्रस्तुत करने का विचार किया गया है। फिर हम आते हैं 1910 में इलाहाबाद में सर विलियम बेडनबर्ग, यह दूसरे बार होते हैं। मैं आपको पहले भी बतलाया हूँ कि 1989 में बेडनबर्ग हुए थे, बम्बई के अधिवेशन में अध्यक्ष हुए थे, ये दूसरे बार हुए हैं। और अंग्रेज के रूप में पहला ये अंग्रेज हैं कि 2 टर्म अध्यक्षता किए हैं, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और बेडनबर्ग जो थे, आपको ईओ हुम के बायोग्राफर हैं, जीवनीकार हैं, इसको भी ध्यान आप रखेंगे। चलिए मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ, आपको 1911 का आपका कलकत्ता सेशन है, जिसमें पंडित विशन नारायण दर होते हैं। पंडित विशन नारायण दर जो हैं, आप सोचते होंगे पंडित हैं तो जरूर पंडित नेहरू से संबंधित हैं। पंडित नेहरू से संबंधित तो नहीं है, लेकिन ये भी पंडित नेहरू जहाँ के थे, जम्मू कश्मीर के, तो वहीं से ये भी बिलोंग करते हैं, लेकिन लखनऊ में रहते थे। और यह जो है इन्हीं के समय में राष्ट्रगान टैगोर द्वारा जो निर्मित है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, यह गाया गया था। और उसी साल आपको दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें जॉर्ज पंचम आए हुए थे और उनकी मैडम, जिसमें आपको राजधानी का परिवर्तन भी हुआ था, कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन भी हुआ था। और वह जो है जिसमें आपको कर्जन द्वारा जो बंगाल विभाजन किया गया था, उसको विड्रॉ कर लिया गया। आपको फिर से बंगाल विभाजन जो कर्जन के द्वारा किया गया था, उसको निरस्त कर दिया गया। तो यह जो है 1911 बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1912 का सेशन पटना बिहार, बांकीपुर में पटना बिहार में हुआ था। और 1912 का सेशन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसमें मुधोलकर, RN मुधोलकर अध्यक्ष होते हैं। और यहाँ पर जो है ईओ हुम को फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की उपाधि दी जाती है और सम्मान दी जाती है। और यह जो है आप यही समझेंगे कि ईओ हुम जो है कांग्रेस के पिता के रूप में घोषित होते हैं 1912 में। और इसी सेशन में आपको पंडित नेहरू पहली बार कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं, उसमें आपको पहली बार शरीक होते हैं। तो यह दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। ईओ हुम की मृत्यु भी आपको इसी साल हुई थी, 1912 में हुई थी। और आपको यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि 1885 से लेके 1906 तक सचिव महासचिव के रूप में आपको कांग्रेस में यह रहे हैं ईओ हुम, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए 1913 में हम आते हैं कराची सेशन में। कराची अधिवेशन में नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर हुए और एक दल इंग्लैंड भेजने का निर्णय लिया गया, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, भूपेंद्र नाथ बसु और लाला लाजपत राय थे। भूपेंद्र नाथ बसु
जो गए थे, आपको इंग्लैंड भेजा गया था, वह फिर से 1914 में मद्रास के अधिवेशन में अध्यक्ष बने और प्रथम बार किसी प्रांत के गवर्नर इसमें सम्मिलित हुए थे और वह लॉर्ड पेटलैंड थे। प्रथम बार, ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, प्रथम बार किसी स्टेट के गवर्नर आपको सम्मिलित हुए थे, अंग्रेज गवर्नर पेटलैंड थे, वह सम्मिलित हुए थे। 1914 का जो वर्ष था विश्व युद्ध का वर्ष था। अंग्रेज लोगों को भारत की जनता, भारत के लोगों से सद्भावना चाहिए था, सहयोग चाहिए था, हर तरह से कोई विरोध नहीं चाहते थे, क्योंकि युद्ध में सैनिक की जरूरत थी और सैनिक, भारत के लोग बहुत साहसी और वीर होते हैं, निर्भीक होते हैं, अंतिम क्षण तक डटे रहने की उनमें अदम्य साहस है। उस अदम्य साहस को अंग्रेज पहचानते थे, इसीलिए भारत से समर्थन चाह रहे थे। दूसरी बात है कि उस समय आपको आर्थिक रूप से भी सहयोग चाह रहे थे, तो और गांधी जी इसका पूरा समर्थन अंग्रेज के विश्व युद्ध में किए थे, प्रथम विश्व युद्ध में। और सभी लोगों की आशा थी कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो हमको स्वशासन मिल जाएगा। लेकिन जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो इनको कुछ भी हाथ नहीं लगा। हमारे देशवासियों के, हमारे कांग्रेस के जो लीडर थे, उनको कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो यह जो है, इसीलिए वो लोग चाहते थे, जिसमें आपको 1914 में आपको पेटलैंड जो है पहली बार वह आपको शामिल हुए हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। 1915 में बंबई में हुआ और एसपी सिन्हा जो जाने माने आपको शिक्षाविद और लॉयर भी थे, वह कानूनविद भी थे, वो अध्यक्षता करते हैं। और इसमें बंबई के जो गवर्नर, तत्कालीन गवर्नर थे वेलिंगटन, लॉर्ड वेलिंगटन, वह सम्मिलित होते हैं। लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में हम बतलाना चाह रहे हैं क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और वह आने वाले समय में आपको वायसराय होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वह मद्रास के भी में भी गवर्नर रहे, पहले बंबई में फिर मद्रास के, तो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो यह जो है सम्मिलित होते हैं कांग्रेस के सेशन में, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और यह प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट मैं चलता हूँ 1916 में लखनऊ। वह लखनऊ जहाँ 1907 में जहाँ प्रथम विभाजन हुआ था, वह फिर से यहाँ अंबिका चरण मजूमदार के की अध्यक्षता में यहाँ पर गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों मिल जाते हैं। आपको गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों का मिलन आप कह सकते हैं, त्रिवेणी बनता है। इसको ध्यान रखेंगे, जिसको एलपी कहा जाता है, लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण घटना है। सूरत में विभाजन हुआ था और इसमें जो है आपको यहाँ पर लखनऊ में फिर से रीयूनियन हो जाता है। तीनों जो गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग का मिलन हो जाता है, संगम होता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, इसको आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट मैं आपको बतला रहा हूं, आपको 1917 का कलकत्ता सेशन, जहां पर एनी बेसेंट प्रथम महिला के रूप में वह अध्यक्ष बनती है। और यह जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी अडयार की आपको संस्थापिका के रूप में जानी जाती हैं। और यह केवल इतना ही नहीं, या आपको मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं कि या आयरलैंड की थी, आयरिश लेडी थी, लेकिन यहाँ के आपको संस्कृति में घुल मिल गई थी। यहाँ के शिक्षा और स्नेह से में वह एक तरह से इतनी घुल मिल गई थी कि वह चाहती थी कि हम जिए तो यहीं जिए और मरे
तो बनारस में हमारा दाह संस्कार हुआ हो। तो उनकी बड़ी इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी कि हम मरने के बाद हमारा बनारस के जो गंगा घाट है, जो हिंदू धर्म का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, वहाँ पर चाहती थी कि हमारा वहाँ पर मरे। लेकिन संजोग से ये ऐसा हुआ कि वह मद्रास में मर गई, और मरी तो उस समय प्लेन की उतनी व्यवस्था नहीं थी, हेलीकॉप्टर की उतनी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए बाद में ला करके उनके अस्थि को वहाँ दाह संस्कार किया गया, तो विसर्जन किया गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज कभी कभी कर जाते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत में संस्थापक के रूप में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरी बात है कि आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के भले ही संस्थापक के रूप में मदन मोहन मालवीय हों, लेकिन इनका जो था आपको हिंदू कॉलेज, बनारस हिंदू कॉलेज के रूप में आपको सेंट्रल कॉलेज के रूप में जाने जाते हैं। तो मदन मोहन मालवीय कहे कि मैडम, यहाँ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कम से कम एक कॉलेज होना चाहिए, और एक कॉलेज मेरे पास तो है नहीं। अगर आप चाहेंगी तो यह यूनिवर्सिटी बन पाएगा, आप इसमें सम्मिलित करा दीजिए इस अपने कॉलेज को। तो वह कहे कि ये तो आप ही लोगों का चीज़ है, आप इसको जिस तरह चाहें सदुपयोग कर सकते हैं। तो मदन मोहन मालवीय उस कॉलेज को, उस यूनिवर्सिटी में सम्मिलित कर करके और एक बहुत पुण्य का काम किए कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ। और दूसरी बात है कि आयरलैंड में होम रूल की आपको बराबर वहीं पर होम रूल की बात की जाती रही है, और वहाँ पर होम रूल चलती थी। तो इसलिए वह चाहती थी कि आपको जिस तरह से कनाडा, जिस तरह से आपको ऑस्ट्रेलिया में होम रूल है, उसी तरह से यहाँ भी होम रूल लगे। और इस होम रूल को जारी करवाने के लिए वह तिलक के साथ बहुत प्रयास करती रही। यह इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने आपको एक दो पुस्तक नहीं, कम से कम इन्होंने 505 पुस्तकों को लेखन किया। यह जो है बहुत बड़ी कामयाबी है। मैंने आज तक जितने भी लेखकों को पढ़ा है और जाना है, इतनी पुस्तक लिखने वाले, और विशेष करके महिला होते हुए इतना काम करना, और आश्चर्य, अद्भुत आश्चर्य लगता है वह करके गई। मैं आपको बता रहा हूँ, बेलगांव सेशन है जहाँ पर कर्नाटक में वह गई सम्मेलन में भाग लेने के लिए। वही बेलगांव एक ऐसा सेशन है, अधिवेशन है, जिसमें गांधी जी अध्यक्षता कर रहे थे। तो संजोग से ट्रेन की लेट आने से वह लेट से पहुंचती है। तो गांधी जी अध्यक्षीय भाषण दे रहे थे, और अध्यक्षीय भाषण देने के क्रम में उन्होंने देखा कि वह जो है आ रही हैं आपको, तो एनी बेसेंट आ रही हैं, और एनी बेसेंट को गांधी जी वसंत देवी करके पुकारते थे, उनका नाम वसंत देवी। तो वसंत देवी आ रही हैं, तो उन्होंने अध्यक्षीय भाषण करते हुए खड़े हो गए और उनका सम्मान में खड़े हो गए। तो सारा जितने भी मेंबर्स लोग थे, जितने भी लोग उपस्थित थे, सभी लोग खड़े हो गए और उनको अध्यक्षीय जो आसन था उस पर बैठाया गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वह मैडम कहलाना पसंद नहीं करती थी, अम्मा कहलाती थी। गांधी जी उनको वसंत देवी कहती थी। रियली में भारत की वसंत देवी थी। और गांधी जी जैसे जो हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपिता हैं, वह उनको जब वसंत देवी और इतना सम्मान दिए, तो हम सब का भी आदर बनता है। हम लोगों का भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि उनके प्रति हम लोग श्रद्धा और सम्मान देते रहें। तो यह जो है
आपको मैं बतला रहा था एनी बेसेंट के अध्यक्षता की बातें कर रहा था, और इसी सेशन में आपको तिरंगा जो है आपको फहराए, तिरंगा को कांग्रेस ने अपनाया था। तो यह जो महत्वपूर्ण बातें हैं, कलकत्ता एनी बेसेंट सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने फहराया था, तो यह जो है अपनाया भी था और उसके बाद फहराया था। तो यह एक बहुत अभूतपूर्व घटना है, इसको ध्यान में रखेंगे। मैं नेक्स्ट आपको आ रहा हूं 1918 में स्थान है दिल्ली, जिसमें पंडित मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष होते हैं, क्योंकि तिलक को अध्यक्ष बनना तय हो चुका था, लेकिन वह वैलेंटाइन सिरोल के केस के सिलसिले में इंग्लैंड गए थे, इसीलिए आपको पंडित मदन मोहन मालवीय जस्ट आपको अभी चर्चा कर ही रहे थे, बीएचयू के संस्थापक, तो पंडित मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष बने थे। आपको बता देते हैं कि आपको तिलक जो थे कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए, इसमें बनने का उनको मौका मिला तो वह जो है सो केस के सिलसिले में इंग्लैंड में थे। यह प्रश्न भी पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कभी तिलक अध्यक्ष नहीं बन पाए। गांधी जी एक बार बेलगांव में अध्यक्ष बने थे 1924 में। चलिए मैं आपको आगे बता दे रहा हूं, यह एकमात्र सम्मेलन था जिसमें हजारों किसानों ने भाग लिया था, और यह 1918 का घटनाक्रम है। आपको मालूम है कि गांधी जी के द्वारा इसी बिहार के कंटेक्स्ट में बहुत महत्वपूर्ण है, चंपारण सत्याग्रह हुआ था और उसमें गांधी जी की जीत हुई थी। चंपारण सत्याग्रह के द्वारा नील की खेती को बंद करा दिया गया था, जो 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। तो यह किसानों को बहुत उत्साह वर्धन का काम गांधी जी के द्वारा हुआ था। इसके अलावे 1918 में ही आपको और 18 के बाद जस्ट अहमदाबाद खेरा का जो है गुजरात में, वहाँ पर भी गांधी जी के द्वारा कार्यक्रम रखा गया था और किसानों को अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जीत हासिल करवाया था। तो यह एक बहुत अभूतपूर्व घटनाक्रम है। उसके बाद अहमदाबाद मिल वाला जो वर्कर के हित में उन्होंने अनशन तोड़वाया था। तो यह 3 घटना, तत्कालिक 3 घटना काफी आपको आकर्षण का केंद्र बना, विशेष करके किसानों के किसान लोगों जो हैं वह आपको कांग्रेस से जुड़ना चाहते थे और कांग्रेस के प्रति उनका देवत्व भाव जगा, जिसके कारण 1918 में पहली बार हजारों किसानों ने उस सम्मेलन में भाग लिया था। पहली बार हजारों किसानों, यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, क्योंकि 1917 और 1918 का जो गांधी जी के द्वारा किसानों के प्रति जो समर्पण था, वह समर्पण सफल भी हुआ था। इसीलिए किसान को गांधी जी और कांग्रेस के प्रति देवत्व भाव उत्पन्न हुआ, जिससे हजारों हजार किसान वहां सम्मिलित हुए थे। 1918 का घटनाक्रम भी बिहार से संबंधित है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे, बीपीएससी वाले लड़के इसको ध्यान में रखेंगे। बंबई का विशेष अधिवेशन हुआ था, प्रथम विशेष अधिवेशन इसको कहा जाता है। विशेष अधिवेशन प्रथम बार यहीं पर हुआ था और सैयद हसन इमाम जो थे आपको पटना के नेउरा के रहने वाले थे और आपको बहुत ही नामी बैरिस्टर थे। इनका फैमिली काफ़ी एजुकेटेड फैमिली था और यह जो थे आपके अध्यक्ष हुए थे। और यहाँ पर यह
जो विशेष अधिवेशन था, प्रथम विशेष अधिवेशन के रूप में जाना जाता है और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पर विचार हेतु यहाँ पर यह बुलाया गया था, जिसमें सरकार के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के समर्थन में आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी वगैरह साथ दिए, और लेकिन कांग्रेस उसका विपक्ष में अपना मतदान दिया। तो यहाँ दूसरा स्प्लिट हुआ। पहला स्प्लिट सूरत में हुआ और दूसरा स्प्लिट जो हुआ है 1918 में। ये भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और हसन इमाम बिहार के थे, इसलिए बीपीएससी वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आगे आपको आता हूँ। और इसी सेशन में मौलिक अधिकार की मांग भी जो पहले भी मांगा जाता रहा, इसमें विशेष रूप से जारी रहा। 1919 में अमृतसर में आप जान ही रहे हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड की आपको निंदा की गई थी और खास करके खिलाफत आंदोलन के समर्थन का निर्णय लिया गया था। मैं आपको बता रहा हूं 1920 का नागपुर का अधिवेशन, जिसमें वीर राघवाचारी अध्यक्षता कर रहे थे और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव का अनुमोदन हुआ था और गांधी जी को नेतृत्व सौंपी गई थी। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। प्रथम बार भाषाई आधार पर इसमें प्रांतों का विभाजन की भी बात की गई थी और जो 1956 के राज्य पुनर्गठन का जब काम किया गया तो उसमें विशेष रूप से इस पर अमल हुआ, लेकिन इसकी चर्चा 1920 में हुई थी। अब आते हैं 1921 में हम अहमदाबाद। हकीम अजमल खान प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष हुए। इसको प्रथम विशेष अधिवेशन यहाँ पर है, आपको बंबई का विशेष अधिवेशन। अब प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष जो है हकीम अजमल खान, क्योंकि चित्तरंजन दास यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में उनकी नाम की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन वह जेल में थे, इसलिए उनका यहाँ पर पहुँचना माने पहुँचना संभव नहीं था, जिसके चलते हकीम अजमल खान को यहाँ पर प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इनको जाना गया। इन्हीं के आपके अध्यक्षता के रूप में सांप्रदायिक एकता, पूर्ण मद्य निषेध, अस्पृश्यता व उन्मूलन हेतु जन समर्थन का अनुरोध किया गया। इसके बाद आते हैं हम 1922 का गया। मैं आपको कई बार बता दिया, बिहार में 3 कांग्रेस का आयोजन हुआ था। 1912 में बांकीपुर, पटना में 1922 गया में, और 1940 में आपको रामगढ़, जब झारखंड और बिहार एक थे। लेकिन अगर अलग करके पूछेगा तो मात्र 2 सेशन हुए थे, एक 1912 में और 10 साल बाद 1922 में। याद रखने में भी आपको आसान है। लेकिन 1940 को अगर झारखंड पहले तो उस समय बटा नहीं था, बटा तो बहुत बाद में है, तो अगर तीनों को मिला के पूछेगा तो आप देख लीजिएगा प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। तो गया बिहार में चित्तरंजन दास उसके अध्यक्ष हुए और इसमें क्या हुआ कि विधान परिषद में चुनाव लड़ने के मसले पर कांग्रेस तैयार थी कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब यह प्रस्ताव पारित हुआ तो अध्यक्ष के रूप में इन्होंने रिजाइन दे दिया और एक पार्टी की स्थापना की, स्वराज आपको पार्टी की स्थापना की, जो कलकत्ता में हुआ इसकी आयोजन, जिसमें आपको अध्यक्ष ये रहे, महासचिव मोतीलाल नेहरू रहे और वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई भी इसमें सम्मिलित थे। तो जो आपको इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जो ग्रुप लड़ना चाहते हैं, विशेष करके स्वराज पार्टी, तो उनको परिवर्तनकारी कहा गया। अपरिवर्तनकारी में वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वगैरह अपरिवर्तनकारी हुए। लेकिन
बाद में जस्ट आपको 1923 में काकीनाडा में मोहम्मद अली जौहर जब आपको अध्यक्ष हुए, तो उसमें स्वराज दल को चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के द्वारा अनुमति दे दी गई, क्योंकि यहाँ पर तीसरा विभाजन एक तरह से हो गया था 1922 में। तो कांग्रेस में 4 विभाजन हुआ है। प्रथम सूरत 1907 में, दूसरा जो है 1918 में बम्बई के विशेष अधिवेशन में, तीसरा 1922 के गया में, और 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, त्रिपुरी की घटना है, वहां पर चौथा विभाजन हुआ था। और कांग्रेस से रिजाइन मार करके वह जो है आपको सुभाष चंद्र बोस जो हैं वह आपको फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। तो यह 4 विभाजन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यह प्रश्न भी बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने चर्चा कर दिया है। तो यह 1923 का काकीनाडा जो मोहम्मद अली आपको जौहर थे, स्वराज दल को परिषद में चुनाव लड़ने के लिए अनुमति दे दी गई थी। अखिल भारतीय स्वयंसेवक संगठन और अखिल भारतीय खादी बोर्ड का निर्माण भी इसमें किया गया था। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं फिर से एक बार आप लोगों से कहना चाहूँगा कि 2 पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका लिंक आपको दे दिया गया है, आप जरूर खरीद लेंगे। एक है बिपिन चंद्रा की जो किताब है फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम, और दूसरी किताब का भी लिंक मैंने दे दिया है। आप उसको देख लेंगे, खरीद लेंगे, क्योंकि 1-2 पुस्तकें आपके साथ होना चाहिए। वैसे मैं सारी चीज़ों पर चर्चाएं करता रहूँगा। आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट दीजिए। और यह जो है आपको बता रहा हूँ, तीसरा इसका पार्ट मैं फिर से आप लोगों को बतलाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।